और आइए बुलाते हैं उन्हें जो सचमुच बड़े ही पॉपुलर है। पॉपुलर मेठी साहब। मैं चार चार पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। इरशाद सुनाए पॉपुलर भाई। कि जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दें। जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा। जुबैदा, क्या बात। कुछ अनीता कुछ कहना चाह रही थी आप इस पे? उम्र का, बालों का, दिखने का, रंग का मेरे ख्याल में शैलेश जी कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि दिल का लगाव रखते हैं दिल के लगाव से। मिलता नहीं स्वभाव किसी के स्वभाव से। हम प्यार करने वाले भी कितने अजीब हैं, दरिया को पार करते हैं कागज की नाव से। लेकिन आप मोहब्बत की इनसे उम्मीद न रखें, क्योंकि गर्मी नहीं मिलती बुझते अलाव से। शैलेश जी, हाँ, आपकी बात के लिए 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। जी। यूं तो गम सारे जमाने के उठा सकती हूँ, हाँ। प्यार से गैर को मैं अपना बना सकती हूँ, और जिद पे आ जाऊं मैं सोनी तो जमाना देखे, आग नजरों से मैं पानी में लगा सकती हूँ। इन्होंने मिश्रा अभी शेर पढ़ा, पानी में आग लगा सकती हूँ, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, देश में गैस की बहुत तकलीफ है, आप आंखों से आग लगाते फिरे। और ये 4 मिसरे देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। आह का गोदाम। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये 4 पंक्तियां देखें कि किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ। गंभीर होकर, किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और ये 4 पंक्तियां देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। आशिकी भी दोस्तों, आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। कि बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नजर, जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। बात तो जब है, और फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी, जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली, रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। कि एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला, और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। क्या बात है, बहुत अच्छा। और ये 4 पंक्तियां और कि खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं। पढ़ते नाम है उनका घनश्याम अग्रवाल, जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं।
एक सच्चा व्यंग्यकार किसी के बाप को नहीं छोड़ता, आहा। और व्यंग लिखने पे आ जाए तो अपने आप को नहीं छोड़ता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कवियों में बड़ी एक कमजोरी होती है, श्रोता मिला के कविता पेल दे। ढूंढते रहते हैं हम श्रोता, जहां मिले कविता सुना दे। और उसके लिए हम कई उपाय काम में लाते हैं। एक कवि ने तो एक बच्चा चुराया, अच्छा, और फिर पत्र भिजवाया, आपका बच्चा हमारे पास सकुशल कैद है। बच्चे की रिहाई के लिए आज रात मेरी कविता सुनने कवि सम्मेलन में आना पड़ेगा। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन के बाद बच्चा घर लौटा देंगे। खबरदार, जो पुलिस की मदद ली तो बच्चे को 40 कविता सुना देंगे। श्रोता तलाशते रहते हैं। अभी मकर संक्रांति पे तो हमारे कवि मित्र अपने पतंग पे मुक्तक लगा के उड़ाता है, किसके बाप की ताकत ने काटने का। एक दो ने उसकी पतंग काटी, मुक्तक पड़ा, पतंगबाजी छोड़ दी। और यह रचना मैं आपको सुना रहा हूं, कवि नियोजन, और यह रचना मैं शैलेश जी को समर्पित कर रहा हूं। जी। जब आदमी का दिमाग आधा खराब हो जाता तब वो कविता लिखता है, और दिमाग पूरा खराब हो जाता तब वो कवि सम्मेलन भराता है। उस दिन हमारे ऑफिस में परिवार नियोजन सप्ताह मनाने की बातें चालू थी। अचानक मेरा दिमाग जो हमेशा आधा खराब रहता है उस दिन पूरा हो गया। मेरे से मुंह से निकला, एक कवि सम्मेलन रख लो। ऑफिसर बोले पैसे बहुत लगते हैं, तो मैं बोला लोकल कवि सम्मेलन रख लो। बेचारे लोकल कवि तो चाय पीकर ही कविता सुना दे। साहब, मैंने दूसरे दिन अखबार में छपा दिया कि आज 9 बजे परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन होने वाला है। मैं समझा कि हजारों की संख्या में पब्लिक आएंगी तो परिवार नियोजन का प्रचार होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा। पर वहां सिर्फ 200-250 आदमी आए थे। मैं माइक पे अनाउंस किया, जो कवि इधर उधर बैठे हैं कृपया मंच पर आओ। मेरा इतना बोलना था, 250 में से 225 आदमी उठ मंच की ओर भागे। 225 आदमी उठ के मंच की ओर भागे। मंच पे बैठने को झगड़बा लागे। सामने 10-15 श्रोता बैठे थे। मैं दिल में बोला, इससे तो आपा श्रोता सम्मेलन भराता तो ज्यादा फायदे में रहता। मैंने उनसे कहा, मैं इतने कवियों से कविता नहीं पढ़ा सकता, तुम अपना नाम लिखकर दे दो, मैं लॉटरी सिस्टम से 15 नाम निकालूंगा। कवियों की पर्चियां आ गई, मैं उसको गिना तो 1325 भरी। मैं बोला परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन और नए कवि पैदा हो रहे हैं। तब मेरे मित्र ने बोला ऐसी बात नहीं है, एक एक कवि ने अलग अलग नाम से 10-10 चिट्ठी डाली है कि कहीं ना कहीं नंबर लगेगा। बहुत अच्छे। जब मैंने 15 नाम निकाले तो वो कवि तो खुश होके भांगड़ा डांस करने लगे। बाकी का कवि मेरा गला पकड़ लिया, बोले तुमने बुलाया है तो कम से कम तुमको तो सुनना ही पड़ेगा। बोला ठीक है भैया सुनाओ, पर तुम मंच पे नहीं माओगे, नीचे लाइन लगाओ। देखते देखते कवियों की लाइन लग गई। मैंने उनको डायरेक्ट बोला, कोई भी कवि 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं कहेगा। और उनको कहा भाई साहब, मैंने 15-20 चाय पान के पैसे सैंक्शन करवाए हैं, तो तुम चाहो तो एक एक घूंट चाय की पी लो, नहीं तो तुम तुम्हारे हिसाब से 80-80 पैसे नकदी ले लो। 80-80 पैसे? कवि बोले कुछ नहीं चाहिए, पर तुमने टाइम 1 मिनट रखा है, उसको बढ़ा दो। मैं बोला टाइम बढ़ाऊंगा तो ये कवि सम्मेलन 15 दिन तक चलेगा। मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं होगी। तो मैंने अध्यक्ष के पास एक घंटी बुलाकर रखी और कहा 1 मिनट हो जाए तो घंटी बजा देना, और कवियों से कहा घंटी बजते बराबर माइक छोड़ देना। उतने में एक कवि आया, सबके पहले तो घंटी उठा के जेब में रखी और बोला मेरी कविता का शीर्षक है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तब मैंने चपरासी को कहा, देख अब कवि सम्मेलन पूरा फार्म पे आ गया, अब घंटी से काम नहीं चलेगा, तू दूर खड़े होकर घंटों बजाया कर। वो बेचारा इतना घंटा बजाया कि फायर ब्रिगेड की मोटर आ गई, पर कभी माइक नहीं छोड़ा।
तब मजबूरी में मैंने 2 पहलवान को बुलाया। बोला पहलवान जी, घंटा बजने के बाद कभी माइक छोड़ देवे तो ठीक, वरना उनको उठा के मंच के बाहर फेंक देना। मैं तुमको फी कभी 5 रुपया दूंगा। तो एक कवि पहलवान को बोला, पहलवान मेरे को मत फेंकना, मैं 50 रुपया दूंगा। बहुत अच्छे। पर पहलवान मेरी बात माने। उसके 2 कारण थे। एक तो मेरा सौदा थोक का था, दूसरे पहलवान को भरोसा नहीं आ रहा था कि कवि और 50 रुपये। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। बड़ी मुश्किल से हम 15-20 कवि को उठा के बाहर फेंके, पर मैं देखा लाइन उतनी की उतनी, क्योंकि जिस कवि को उठाकर बाहर फेंकते वो दौड़ के फिर से लाइन में लग जाते। तब मैंने चपरासी को कहा, तू पिछले हिस्से में खड़ा रहे और ख्याल रख, जो शक्ल तुझे एक बार माइक पर दिखे वो शक्ल लाइन में नहीं आनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि एक दाढ़ी वाला कवि आया, कविता बोली, मंच के नीचे जाकर अपनी दाढ़ी ने काट के फेंक दी और लाइन में लग गया। क्या बात है। दूसरा कवि आया, कविता बोली, उस कतरेवी दाढ़ी को चिपकाया और लाइन में लग गया। क्या बात है। मैं समझ गया लाइन में कुछ न कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक। मैं लाइन की चेकिंग करने गया तो क्या देखता हूँ, उस लाइन में 4-5 बच्चे 6-7 साल के भी खड़े थे। मैंने एक बच्चे से बोला, क्यों रे, तुम भी इस कच्ची उम्र में कविता लिखते हो? बोले नहीं, हम ऐसा गंदा काम नहीं करते। कविता तो हमारे अंकल लिखते हैं, पर वो चाय पीने को बाहर गए तो नंबर लगाने के लिए हमको बैठा दिया। इसीलिए मैं छोकम कविता, बहुत कम कविता सुनाता हूँ, और इसके पहले आप पहलवान को बुलाए, मैं घर जाता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अरे बड़े ही कमाल के कवि हैं। और इस आत्मविश्वासी कवि को मैं सबसे पहले इस मंच पे बुलाना चाहता हूं कि दिग्गज जी जरा आइए, कुछ सुनाइए, और भाई आप लोग जरा तालियां बजाइए। भाई साहब, आपने कहा नाम में क्या रखा है, सच बताता हूं नाम में क्या रखा है, यहीं से बात शुरू करता हूं जी। कि सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या बक गया। रोशन लाल जीवन भर अंधेरों से हारा। सुखराम सदा रोता हुआ मिला। मांगी लाल नोटों पे सोता हुआ मिला। क्या बात। मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए तो कहता हूँ भाई साहब, नाम में क्या रखा है। भाई बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। अलग अलग ढंग से बातें होती है। आप तो भाई साहब बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, नेहा जी आप और ज्यादा स्कूलों में अच्छी पढ़ी। मैं तो उन स्कूलों में पढ़ा जहां पर मैं रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड आया। अच्छा। तो मैंने टीचर से पूछा कि मैं सेकंड क्यों आया। वो बोले जिसे फर्स्ट आना था वो आज स्कूल नहीं आया। वैसे तुम रेस की बात कर रहे थे, मुझे याद है प्रदीप चौबे जी एक बार अपने घर में मोबाइल फोन लेके घुसे दौड़ते हुए। बीवी ने पूछा कैसे, बोले रेस में जीत के आया हूं। तो बोले सेकंड कौन आ रहा है, बोले जिसका मोबाइल है। जहां मेरे युवा दोस्त बैठे हुए, उन्होंने स्कूलों में पढ़ा होगा 8 का टेबल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, जो भी आपने पढ़ा। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखिए मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पहाड़ा आता है, बोले हाँ आता है। उसने मुझे सर 8 का पहाड़ा किस ढंग से सुनाया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नमे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, ये बीच में क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला सर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। अच्छा, ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी निकालते हैं भाई साहब हम जी। ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। सर आप बताइए इसमें कोई हंसने की बात थी क्या? बात ही नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, वो स्टेमर करता था, तुतलाता था, अटकता था। मैंने कहा बेटे क्या लिखा हुआ है? बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो ना, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। अरे मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है।
4 दिन बाद पिताजी आए। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है। पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे से कहा तुम्हारे घर में कोई और है? बोले दादाजी हैं 80 साल के। मैंने कहा भेजो उस आइटम को भी चेक करेंगे। दादाजी आए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है। पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। बोला मास्टर जी ये तो सब जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। और हकीकत है साहब, शिक्षा क्या हो गई है जी। पुराने जमाने में होता था कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो स्कूल से 4-5 बच्चे जाते थे, उसके हाथ पैर पकड़ के उसे ऐसे ऐसे करके लाते थे। आंचलिक भाषा में कहते हैं टांगा टोली करके लाते थे जी। ये दृश्य खत्म हो गए, शिक्षा के प्रति अनुराग खत्म हो गया। लेकिन मैंने आज से 4 दिन पहले मेरे शहर में यह दृश्य देखा। 4-5 स्कूल के विद्यार्थी एक को ले जा रहे टंगा टोली करके। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी क्या स्कूल नहीं आ रहा है? बोले ये विद्यार्थी नहीं है, मास्टर है। 1.5 महीने से नहीं आ रहा, मिड डे मील खा के जाता वहीं रह जाता है। अभी मैंने नई कार खरीदी, जब लेकर निकला तो अचानक बंद हो गई। मैंने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सामने ही मेरे मित्र रहते थे। मैंने कहा नरेंद्र जी शायद मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया, कोई हेल्प करो। वो बड़ी गंभीर मुद्रा में अंदर गए और एक माचिस लेकर आए। मैंने कहा इससे क्या करूंगा? बोले पेट्रोल चेक कर लो। मैंने कहा इससे पेट्रोल कैसे चेक करूंगा? बोले सुनो, अगर कार में पेट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर हुआ तो कल न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे शहर को पता चल जाएगा कि पेट्रोल था। लोगों के मदद करने के तरीके बदल गए। बधाइयां कम मिलती है भाई साहब, आजकल धमकियां ज्यादा मिलती है जी। धमकियों पर एक कविता, फारूक भाई प्रदीप जी सुनिएगा, कि पिछले दिनों एक धमकी भरा एसएमएस हमारे पास आया। एसएमएस पढ़कर सिर चकराया। लिखा था दिग्गज जी हम आपके जीवन का सुख चैन तोड़ देंगे, अगर 50 लाख रुपया नहीं दिया तो आपका नाम किसी आइटम गर्ल से जोड़ देंगे। एसएमएस पढ़कर मैं हो गया पसीना पसीना जी। मैंने कहा बदनाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगा जीना। मैंने मदद के लिए तुरंत एक नेताजी को फोन लगाया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने मदद के लिए एक नेताजी को फोन लगाया। फोन स्वयं नेताजी ने उठाया। बोला दिग्गज जी क्या हाल चाल हैं? मैंने कहा चाल तो ठीक है, हाल बुरा है। मेरे सीने पर धमकियों का छुरा है, मेरी मदद कीजिए। मदद शब्द सुनते ही वे आवाज बदल कर बोले इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रदीप चौबे भाई साहब की बात कर रहा हूं। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैंने उन्हें फोन लगाया, कहा गुरु लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, कोई मार्ग सुझाओ। वो बोले मार्ग? हम तो हाईवे सुझा देंगे। जरा डीप में जाके समस्या बताओ। ओहो। मैंने कहा गुरु लोग मेरा नाम आइटम गर्ल के साथ जोड़ रहे हैं। आइटम गर्ल का नाम सुनते ही गुरु क्रोध में आ गए। मुझे लगा कि आज तो धरती और अंबर हिल जाएगा। धीरे से आकर बोले जिसने तुझे धमकी दी है उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा गुरु। बोले फिर तू ही डायल कर, हो जा शुरू। डायल तो मैं भी कर सकता था, कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो मैंने कहा गुरु क्या आप धमकी देने वाले को डराएंगे, धमकाएंगे या समझाएंगे? बोले न डराएंगे, न धमकाएंगे, न समझाएंगे, हम एक नई टेक्निक अपनाएंगे। तेरा नाम डिलीट करके हम अपना नाम जुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या कहने वाह वाह वाह। अचानक वे शायरी करने लगे। अरे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर चमन में एक फूल खिलता है। और सच बात तो यह है कि आम आदमी को आजकल बदनाम होने का मौका ही कहाँ मिलता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दिग्गज भाई तुझे बधाई, तुझे धमकियां मिल गई, हमें कविता मिल गई। ये धमकियां नहीं थी, नई कविता के लिए नया प्लॉट है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। उनका मुकेश गौतम।
बड़ी देर से प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, नोक झोंक भी चल रही थी। पॉपुलर जी बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, बता रहे थे कि घर में मुशायरा हो। लेकिन सर मैं एक बड़े ज्ञान की बात बताता हूँ, आप बहुत बड़े हैं। पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था जी, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहाँ तक भी लोगों ने झेल लिया, एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहाँ आके मामला बिगड़ गया। लेकिन शैलेश भाई सबसे बड़ी हालत खराब होती है जब एक घर में एक से ज्यादा कवि हों। और अगर मैं साबित कर दूं तो बताना कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई। फिर दूल्हे ने अपने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया आज तो सुहाग रात थी। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी भी आदमी का काम उसको बड़ा छोटा कर देता है। एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं, नदी और सागर। हाँ। बस बात यह है कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है कि जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाएंगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कलकल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, और तेजी से बहने लगी नदी। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी ने अपनी धारा को और तेज कर दिया। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की, तो नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया मुकेश। वाह वाह वाह। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं, वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जरा आइए हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। प्रदीप चौबे। बड़ी मुसीबत होती है कवियों की, और ख़ासकर हास्य कवियों की। जो थोड़ा बहुत नाम मिल जाता है, लोकप्रियता मिल जाती है, तो उनके लिए संकट भी होता रहता है। मैं कॉलेज में कविता पढ़ने के लिए गया, कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ का एक नौजवान जो स्टूडेंट था वो मेरे पास में आके मेरे काव्य पाठ से पहले बोला कि प्रदीप जी आपको तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपसे पहले अगर मैं 2 मिनट की पढ़ दूँ तो क्या मुझको आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे? मैंने दया की उस पर, मैं कहा पढ़ ले भाई। मैं कहा 2 मिनट रहेगा ना? हाँ बोले, भरोसे का आदमी हूँ, मगर माइक अच्छों को नहीं छोड़ता साहब। मेरे पढ़ने के पहले 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि, उसने जो कुछ किया वो इस कविता का विषय है। सुना। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा। कुर्ता काफी पुराना था, कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा हुआ कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, पलट के बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया? 1 घंटा और पढ़ूंगा। और वो फिर शुरू हो गया। कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा ये कुर्ते से नहीं मानेगा। तो साहब ये वाली बात है जो आपके हंसने के लिए ज़िंदगी मिलती है। 2 बैठे हैं बेचारे यहाँ पर, इनको गंजा गंजा कह करके, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भाई गंजों के अनुभव बड़े शार्प होते हैं। एक गंजे के पास खड़ा था, एक विराट गंजा था। ये तो क्या लगते हैं, वहाँ तो पूरा मैदान ही साफ था, दूर तक कहीं छाया नहीं थी, पूरा मैदान चमक रहा था। अगला धूप में और खड़ा था और तेल भी लगा रखा था। मेरी तो निगाह तक फिसल रही थी।
लेकिन उसके गंजत्व से आकर्षित होकर के मैं उसके पास पहुंच गया कि शायद कुछ देखने को मिले। तो गौर से दिखा साहब, उसकी खोपड़ी पे 2 बाल लहरा रहे थे। एक बाल सीनियर था, दूसरा जूनियर था। तो जूनियर बाल ने सीनियर बाल से कहा कि दादा अपन दोनों आपस में शादी कर लें तो ये मैदान लहलहा जाए। तो सीनियर बाल बोला ऐसा नहीं हो सकता भैया, इस देश में बाल विवाह पे पाबंदी है। रेल यात्रा की कविता में सुना देना चाहता हूं। आज तो रेलों में बड़ी सुविधाएं हैं साहब, एसी वेसी हैं, तमाम है, सब कुछ है। एक ज़माने में रेलों में केवल रेल ही होती थी। और अभी मैं गया आपके राजस्थान में बीकानेर इलाके में, वहाँ पर आज भी मीटर गेज है, मीटर गेज। वो शायद आप मीटर गेज के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ब्रॉड गेज चलता है आजकल, मुझे खुद नहीं मालूम था जी। और वहाँ मीटर गेज थी, उसी में बैठना था। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब मीटर गेज किसको बोलते हैं? तो वो बोला बैठ के देखो। तो मैं बैठ गया, उसी में जाना था। मीटर गेज में बैठने के बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। और जब वो गाड़ी चली तो उसकी स्पीड देख के मेरे को रोना आ रहा था। अच्छा। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब एक फ़ोन करके आ जाऊं तो क्या मैं दौड़ के गाड़ी पकड़ लूंगा? तो गार्ड बोला बहुत तेज मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। रेल की जनरल बोगी में सफ़र किया मैंने, आपको सच्ची का कविता सुना रहा हूँ। उसे रेल की जनरल बोगी इसलिए कहते हैं कि उसमें धक्के खाते खाते आदमी में जनरल जैसा विल पावर आ जाता है। तो उसमें जो कुछ हुआ बताता हूँ जी। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। ताकत लगा के जैसे ही उठाया खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। अच्छा। हमने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए। झल्लाया हुआ था बहुत। तभी एक भरा हुआ बोरा डिब्बे के अंदर चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा। वाह। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक और देखिए छोटा सा व्यंग है जी। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उसका पड़ोसी बोला शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। मगर एक अंतिम सीन तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी ऐसा अनुभव आया ही होगा। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया अरे चली चली। दूसरा बोला जय बजरंगबली। तीसरा बोला या अली। हमने कहा गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे सब नज़र का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है? क्या होता है? क्या बात है, वाह वाह वाह। जो जिंदगी में किसी भी मुकाम पर रहें लेकिन अपने कवि को मरने नहीं देते। जैसे कि सबसे कठिन काम अगर इस देश में कोई है तो वो है हाउसवाइफ होने का। ट्रू। लेकिन कुछ छुपे रुस्तम ऐसे होते हैं जो घर में रह के सिर्फ घर ही नहीं संभालते,
लफ्जों को भी संभाल के रखते हैं, अल्फाज भी उनके पास होते हैं। एक ऐसी ही छुपी रुस्तम आज हमारे साथ है जो दुर्ग में रहती हैं। नाम उनका श्रीमती शशि दुबे है और मैं जानता हूं उनके पति को ये कह देना चाहता हूं कि आज ये छुपे रुस्तम के रूप में आ रही हैं, कल आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाली है। डॉक्टर शशि दुबे। शैलेश जी, जी। तनाव से चेहरे पर पिंपल पड़ते हैं जी। रोने से चेहरे पर रिंकल पड़ते हैं, इसलिए वाह वाह क्या बात है देखकर मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे पर डिम्पल पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। एक कुंवारी कन्या ने बुजुर्ग महिला से पूछा, प्यार और शादी में क्या भिन्नता होती है? महिला ने कहा, रे पगली, प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। प्यार में दो दिल इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि बिना बोले एक दूसरे की सारी बातें समझ जाते हैं। क्या बात है। और शादी में शरीर तो पास रहते हैं किंतु दिल इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि बिना चिल्लाए एक दूसरे को अपनी बातें समझा नहीं पाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार है टॉफी जो रहती तो कुछ देर तक है किंतु मुंह में मिठास घोल देती है, और शादी है च्युइंगम जो रहता तो देर तक है पर मुंह बेस्वाद कर जाता है। वाह वाह। दरअसल प्रेमिका नाम है प्यास का और पत्नी नाम है तृप्ति के एहसास का। वाह वाह। पुरुष प्यास की खातिर बार बार प्रेमिका के पास जाता है किंतु पत्नी के बिना रह भी नहीं पाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पुरुष चाहता है दोनों हाथों में हो लड्डू किंतु अरे ओ निखड्डू, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं पाती। क्या बात है, बहुत अच्छा। हर पत्नी की यही इच्छा होती है कि उसका पति उसे आई लव यू बोले, किंतु पति सब कुछ कहता है, बस यही 3 शब्द नहीं। यही बहुत अच्छे। यही जानने के लिए मैंने एक बार अपने पति से कहा, क्यों जी, अगर मैं आपसे लड़ झगड़ कर कहीं दूर चली जाऊं या घर से भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे? रोगे, पछताओगे, मेरी याद में आंसू बहाओगे, अखबारों में विज्ञापन दोगे, कैसे कैसे विज्ञापन दोगे, जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा, री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। जैसे ही पति प्रवचन सुनकर घर आया, आते ही पत्नी को गले लगाया। पत्नी हर्षाई, शर्माई, सकुचाई। अपने पति की यह अदा उसे बहुत पसंद आई। पूछा, क्यों जी, क्या गुरुजी ने रोमांस करने को कहा है? पति ने कहा, नहीं री पगली, अपने दुख को गले लगाने को कहा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो आप बड़ा प्यार जताते थे, मैं खाना बनाती थी, आप मुझे प्रेम से निहारते थे, पहले मुझे खिलाते थे, फिर खुद खाते थे, अब आपके प्यार को क्या हो गया है? पति ने कहा, री पगली, अब तुझे खाना बनाना आ गया। शैलेश जी, अभी आप कह रहे थे सपने देखना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सपने भी सोच समझकर देखना चाहिए जी। एक बेरोजगार नवयुवक ने भगवान के सामने अर्जी लगाई, अपनी छोटी सी डिमांड बतलाई। हे भगवान, एक जॉब दे दे, एक बंगला, एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें बैठी हो मेरे साथ कन्या कुंवारी। भगवान की कृपा से खुल गया उसका भी मुकद्दर और गर्ल्स कॉलेज की बस चला रहा है बनकर ड्राइवर। एक नवयुवती जिसने देखी थी पिक्चर शोले, बार बार भगवान के सामने यही डायलॉग बोले, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक दामाद दे दे। भगवान की कृपा से उसकी भी किस्मत खुल गई और उसकी तो नहीं, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। तो शैलेश जी, रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं जी, और हंसने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए वाह वाह क्या बात है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। क्या बात है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जरा आइए, और भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा तालियां बजाइए डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के लिए। भाई शैलेश जी ने
कहा कि मैं ब्लैक डायमंड हूँ, यानी कि काला हीरा हूँ, और हीरे की परख जौहरी को ही होती है, जौहरी ने परखा। क्या बात। लेकिन मेरी पत्नी मुझको जब देखो तब कहती है स्विट्जरलैंड चलो। अच्छा। मैं कहा अमेरिका चलो। हाँ। नहीं अमेरिका नहीं, स्विट्जरलैंड चलो। बाद में उसकी स्कीम समझ में आई। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है और मुझको काला धन समझ के वहां जमा करना चाहती है। बड़ी दिक्कत है। आधी रात को, हाँ, आधी रात को हमने पत्नी को सोते से उठाया। अच्छा। और अपने तुलसीदास बनने का डिसीजन सुनाया। पत्नी बोली गजब कर रहे, रात को 12 बजे तुलसीदास बन रहे, सो जाओ, सुबेरे सूरदास बना दूंगी। बाय द वे, मैं ये कहता हूं कि अभी फॉर टाइम बीइंग आप मेरे गुरु हो जी। तो चेला बोला गुरु, बोल चेला, ये दागी मंत्री का मतलब क्या होता है गुरु? दागी मंत्री जी। अरे जिसमें भ्रष्टाचार का दाग लगा है उसको दागी कहते हैं, तो इनका दाग कैसे छूटेगा गुरु? अरे इनका दाग नहीं छूटने वाला। बोले कोई साबुन, सोडा, वॉशिंग पाउडर। अरे नहीं 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 छूटने वाला है। तो गुरु इनका दाग कब छूटेगा? जब इनका प्राण छूटेगा तब इनका दाग छूटेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। चेला बोले गुरु, बोले हाँ बोल चेला, जब से ये जिस्म और मर्डर फिल्म देखा हूं, अच्छा, मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है। अब तो मुझको साधु बनना भी अखर रहा है। हमारे जमाने में ऐसा सिनेमा होता तो मैं कभी साधु नहीं बनता गुरु। औरत के कई रूप होते हैं बेटे, वो पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, बहन होती है, उसी औरत का एक रूप माँ होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तेरी माँ ने तेरे बदन पर चर्बी चढ़ाने के लिए पिए होंगे आंसुओं के 1000 घूंट। कभी किसी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा बड़ा होकर औरत की इज्जत लूट। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरी नजर शर्म से झुक गई और मेरे सामने एक लाल बत्ती वाली कार रुक गई। मैंने कहा मंत्री जी मुझे गांधी के राजघाट जाना है, उन्हें इस देश के बदलते हालात बतलाना है। तब मंत्री के सेक्रेटरी ने मंत्री के कान में धीरे से कहा, लगता है इसकी गांधी से बहुत पड़ती है, ये कभी जिस दिन भी गांधी की आत्मा से मिलेगा आप जैसे नेताओं का जिक्र जरूर करेगा। क्या बात है। आप कहें तो इसका अपहरण करवा दूं या इसको गोली से उड़ा दूं। तब भाई साहब मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैंने अपना वोट बेकार किया है और इन लोगों ने तो कुर्सियों से दुराचार किया है। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। और एक विज्ञापन की वानगी मैं आपके सामने रखता हूं कि सुंदर, सुशील, रुक्ष, गृह कार्य में सुस्त, लड़ने में दुरुस्त कन्या के लिए एक सुंदर, टिकाऊ, पोर्टेबल पति की आवश्यकता है। क्या बात है, इनको ध्यान से सुनने दो। नेहा जी आपको समर्पित है। इनको समर्पित, आपके कुछ काम आया शायद। सुंदर, सुशील, रुक्ष, गृह कार्य में सुस्त, लड़ने में दुरुस्त कन्या के लिए एक सुंदर, टिकाऊ, पोर्टेबल पति की आवश्यकता है। पोर्टेबल पति का पद अस्थायी है, जिसके चालू रहने की संभावना है। पूर्व में पति पद पर कार्यरत प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जनसंख्या वृद्धि में आपने कितना योगदान दिया स्पष्ट कीजिए। जीवित, मरे, लावारिस बच्चों का स्पष्ट ब्यौरा दीजिए। हमारी संस्था की लड़की से शादी कीजिए। हमारे यहाँ हर किस्म का काम है, डैमेज होने के बाद सर्विसिंग का भी इंतजाम है।